आज हम अगले कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं एंड दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सो मैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ही आपको बता देता हूं। ओके, तो ये देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताया यहां पे। देखो क्या होता है, मतलब पहले लिखूंगा मैं, पहले बताऊंगा एग्जांपल्स, राइट। एम्पिरिकल, वैसे तो एम्पिरिकल वर्ड का बहुत ही डिटेल्ड मीनिंग है लिटरेचर में। केमिस्ट्री में जो भी वर्ड्स आते हैं वो लिटरेचर से उठाए गए होते हैं, जहां पर उनका अलग मतलब होता है हर बार, जैसे कि रेडिकल, रेजोनेंस, एटसेट्रा। वैसे इंपिरिकल का मतलब होता है कि डिटेल में न जाना, ऊपर ऊपर से देखना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एज इंपिरिकल स्टडी। अब आप अगर देखोगे तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पर है ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम रहते हैं। लेकिन जब इनका सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं हम इन एटम्स का, अभी क्या है 6:12:6, तो इसको अगर और सिंपल बना देंगे इस रेशियो को, सिंपलेस्ट, तो 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6, तो ये बन जाता है आपका इंपिरिकल फॉर्मूला। मतलब इंपिरिकल, ये कार्बन की संख्या हो गई 1, H हो गया 2, O हो गया 1, यानी कि इस तरीके से CH21, CH2O, दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब है ऊपर ऊपर से देखना कि उसमें अगर कार्बन 1 टाइम है तो हाइड्रोजन 2 टाइम है और ऑक्सीजन 1 टाइम है। वैसे ही इथेन का ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसका इंपिरिकल फॉर्मूला ये आएगा CH3, मतलब 2 1 2, 2 3 6, तो CH3। वैसे ही C8H18O4 अगर है तो इस सबको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे गलती कर दी है इस लड़की ने, इसने गलती कर दी है, राइट। एक्चुअली क्या होना चाहिए बेटे, मुझे लगता है यहाँ पे शायद 12 था, राइट, इसलिए ऐसा हो गया। तो 4 1 4, 4 3 12, 4 2 8, तो इस तरीके से ये आ गया इंपिरिकल फॉर्मूला। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया है कि इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, जैसे कि C2H6 को, इसके एटम के सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना, दैट इज empirical formula is the formula in which various elements are written in the simplest, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, simplest whole number ratio। whole number ratio होना चाहिए, मतलब C2H6 है तो आप इसको 3 से डिवाइड नहीं करोगे या फिर 4 से डिवाइड नहीं करोगे, मतलब ये 3 से 4 से करोगे तो 0.5 आएगा और इसको करोगे तो 1.5 आएगा। तो दीज आर नॉट होल नंबर्स, देयरफॉर ये जो रेशियो होना चाहिए आपका होल नंबर में होना चाहिए, यानी कि CH3, इसमें ये 1 और 3 दोनों होल नंबर है। सो इंपिरिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एज फॉलोज, और ये इसके एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और एक बार इसको जरा मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जो गलती की है इस बच्ची ने, इसको सुधार देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली 12 होना चाहिए, इसने थोड़ी सी गलती कर दी, राइट। सो दिस शुड बी 12। ओके, मुझे एक बार बताओ इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये आपको समझ में आया? प्लीज चैट करके बताएंगे आप लोग। चैट करके प्लीज। यस, ओके, तो अब हम चलते हैं इसके आगे। अब हमको देखना यह है
कि क्या होता है इसमें, डिटेल में जाएंगे। ये अब बात इसकी बेसिक डेफिनेशन की समझ गई, आगे चलते हैं। अब केमिस्ट्री में आपको आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। जिससे होता यह है कि आपको कोई भी अननोन कंपाउंड, मतलब मान लीजिए आप मून पर गए एज एन एस्ट्रोनॉट, और आपको ढूंढना है कि इस मून के ऊपर जो मिट्टी है उसमें कौन से कंपाउंड्स है, राइट। तो ये सब ढूंढने के लिए आपको वहां पर से मिट्टी उठानी पड़ती है, और फिर मून के ऊपर ही आप जो आपका स्पेसशिप लेके जाते हो उसके अंदर लेबोरेटरी रहते हैं, उसमें जाके एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करके इन कंपाउंड्स को खोजना होता है, क्या ये वाटर है, क्या इसमें ग्लूकोज है। क्यों खोजना है इसको, टाइम पास तो नहीं करना है वहां पे जाके, इसलिए खोजना है कि भाई वहां पे क्या इंसान जाके रह सकते हैं। तो ये अगर आपको करना है तो कंपाउंड की पहचान करना, मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर लिखा तो नहीं है इस मिट्टी के अंदर कि इसमें भाई ग्लूकोज है, वाटर है, ऐसा H2O का मॉलिक्यूल आपको दिखाई तो नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आपको केमिकल मेथड से पहचानना पड़ता है, और केमिस्ट्री में ऐसी टेस्ट बहुत सारी होती है। आपने ये भी देखा होगा कि ये कोरोना वायरस की भी टेस्ट होती है, टाइफाइड की टेस्ट होती है, मतलब अलग अलग चीजों की टेस्ट होती है। वैसे ही केमिस्ट्री में कई टेस्ट होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से प्रकार के कंपाउंड मिट्टी में है, किसी सैंपल में है। तो उस चीज को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, और उसके बाद कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। ये क्या होता है डिटेल में आपको समझेगा बाद में। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी उस सैंपल में कौन से एलिमेंट्स है इनको पहचाना जाता है। कंपाउंड से पहले एलिमेंट्स, मतलब कंपाउंड भले ही ग्लूकोज होगा लेकिन फिर भी उसमें एलिमेंट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है उस कंपाउंड में, भले ही वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन है। तो इसलिए उस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, मतलब कितने प्रतिशत है, मतलब परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट फाइंड आउट किया जाता है। हमने अभी देखा कि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको आगे भी है, 11th क्लास में ही है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद, मतलब परसेंटेज निकालने के बाद आपको निकालना होता है इंपिरिकल फॉर्मूला, जो कि अब हम सीखने वाले हैं। और इस इंपिरिकल फॉर्मूले से हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इंपिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये भी हम इसी लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने के बाद फाइनली इसका स्ट्रक्चर निकालना होता है। स्ट्रक्चर, एक्चुअली स्ट्रक्चर निकालने के बाद ही असल में पता चलता है कि ये एक्चुअली कंपाउंड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सब करना होता है। किसी भी जगह पर जाओ, अननोन जगह पर अननोन सैंपल से पूरा मॉलिक्यूल ढूंढ निकालने की इतनी बड़ी प्रक्रिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला और परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, मैंने जो कि बताया क्वांटिटेटिव एनालिसिस से निकाल सकते हैं। ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये आपको आगे है, अभी नहीं है। आपको अभी क्या है, इंपिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, इतना ही है। और परसेंटेज यानी परसेंटेज, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब परसेंटेज निकालना, परसेंटेज देने के बाद इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इतना ही आपको इस चैप्टर में है। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज से आप इंपिरिकल फॉर्मूला निकालोगे, इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे, और आपको यह भी पता है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो उससे हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है किस तरीके से होता है। फिर से यहाँ पे ये ऐसे एरो देखो, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये आप गलतियां मत किया करो। क्या गलती की इस लड़की ने, इस बच्ची ने गलती की, ये क्या गलती की मैं बताता हूँ। एरो निकालनी चाहिए, मैं निकालता हूं लेकिन वो भूल जाते हैं। परसेंटेज दिया है, उससे आपको इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है, इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंटेज किस तरीके से निकालना है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अब देखते हैं हम इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब डायरेक्टली मैं बताऊंगा आपको इंपिरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे, डायरेक्ट एक प्रॉब्लम लूंगा तभी आपको समझ में आएगा।
आपको क्वेश्चन कैसा रहता है इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर, देखो बेटे, ये फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा प्रॉब्लम में, जैसे कि ऐसा, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिए हैं, उनका परसेंटेज आगे दिया है, मतलब उस कंपाउंड में कार्बन 70% है, हाइड्रोजन 10% है और ऑक्सीजन 20% है, ऐसा दिया है आपको, टोटल 100% है। तो अब स्टेप्स, यहां से शुरू होता है आपका सॉल्यूशन। सो पहली स्टेप है लेट, पहले क्या करना होता है, जो भी आपको दिया है कंपाउंड, पहले तो लेट टोटल मास ऑफ द कंपाउंड आपको 100 ग्राम पकड़ना है, क्योंकि आपको परसेंटेज दिया है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, लेट 100 ग्राम इज द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, ये पकड़ लिया। उसके बाद अब सिंपल सी बात है, अब टोटल अगर मास कंपाउंड का हमने 100 ग्राम पकड़ लिया, तो सिंपल सी बात है, उसमें कार्बन का मास कितना होगा 70 ग्राम, हाइड्रोजन का 10 ग्राम और ऑक्सीजन का 10 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज इतना है, अगर टोटल को 100 पकड़ लिया तो सिंपल सी बात है ऐसा ही आना चाहिए। क्या ये आपको समझ में आया? परसेंटेज ही आपका मास बन जाएगा अगर आपने टोटल मास को 100 ग्राम पकड़ लिया तो। बोलो एक बार मुझे यस और नो, ये समझ में आया क्या? एक क्रिटिकल स्टेप है एक, बोलो एक बार प्लीज। हाँ चलो राइट, चलिए आगे चलते हैं फिर। C5H10O। तो एलिमेंट्स, और इधर पहले हमने परसेंटेज लिखा था, अब वही परसेंटेज मास में कन्वर्ट हो गया। कार्बन 70 ग्राम है, अगर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड लिया तो उसमें कार्बन है 70 ग्राम, हाइड्रोजन 10 ग्राम, ऑक्सीजन 20 ग्राम। अब उसके बाद फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब हर एलिमेंट का क्या है, मास तो मिल गया हमको उस 100 ग्राम में, तो अब इस मास से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलार मास, बहुत ही आसान है ये। सो नंबर ऑफ मोल्स यानी मास अपॉन मोलार मास। सो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, मास अपॉन मोलार मास ऑफ द कार्बन इज 12, सो 5.83। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे मास अपॉन मोलार मास यानी 10। चलिए, नो नो नो, गिवन मास ऑफ द कंपाउंड होता नहीं है, क्योंकि हमको ना मोलार मास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो जरूरत नहीं होती बेटे। परसेंटेज दिया है ना, तो उससे हम रेशियो निकाल सकते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शन ही तो है। मैंने कल ही तो बताया आपको, अगर आपको बोला है इस बैग में कि एप्पल 3 है और मैंगो 5 है, तो ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं, या फिर मैंगो मान लो 15 है, तो आप इससे इसका परसेंटेज निकाल सकते हो एप्पल का। या फिर आपको ऐसा भी बोला जाए, ये ना देते हुए आपको बोला जाए कि एप्पल और मैंगो का रेशियो है 1:3, तो इससे भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। सो परसेंटेज निकालने के लिए आपको जरूरत ही नहीं होती कि एक्चुअल मास कंपाउंड का क्या है, परसेंट, राइट, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला ये प्रोपोर्शन है, सिंपल रेशियो है, तो रेशियो डायरेक्ट परसेंटेज से निकलता है। अगर आपको बोला जाए कि किसी बैग में 25% एप्पल है और 75% क्या है, मैंगो है, तो आप इनका रेशियो आराम से निकाल सकते हो क्या, 1:3। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, रेशियो तो है, सिंपलेस्ट रेशियो, तो परसेंटेज से रेशियो निकाला जा सकता है ना, सही है ना? यस और नो, बोलो एक बार। सो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम। तो आपको नंबर ऑफ मोल, देखिए अभी तक क्या किया, आपको परसेंटेज दिया होता है हर एलिमेंट का, उसको आपने मास में कन्वर्ट कर लिया, मास को उनके नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, यहां तक हो गया। कार्बन के मोल इतने निकले, हाइड्रोजन के मोल 10 निकले, राइट। अब किसके मोल बचे, ऑक्सीजन के मोल बचे। ऑक्सीजन के मोल के लिए क्या करना है, देखिए बहुत आसान होता है। देखिए अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स सिंपल है, ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मोलार मास, ये O2 नहीं है, ऑक्सीजन एटम है, एटम की तरह ट्रीट करना है उस कंपाउंड में, और 1.25 आ गए। तो राइट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हमने 3 लोगों के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स ये क्या लिखते हैं यार, चलिए यहाँ पे गलती क्या हो गई मैं बताता हूँ।
ये 5 पॉइंट है बेटा, ये ना पॉइंट है। हाँ, तो अब ये है 5.83 कार्बन के मोल्स, हाइड्रोजन के मोल्स इतने हैं और ऑक्सीजन के मोल्स उस कंपाउंड में इतने हैं। हमको इस रेशियो को सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर में इसको हमें कन्वर्ट करना है, राइट? तो देखते हैं, चलिए सिंपलेस्ट होल नंबर में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए अब यहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। अरे रे, इस लड़की ने नहीं लिखा, मैं बताता हूं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। हाँ चलिए, अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो? राउंड ऑफ कर सकते हो इसको, राइट? इसको भी राउंड ऑफ कर दो, इसको भी राउंड ऑफ कर दो। तो इसको राउंड ऑफ करोगे, आपको पता है ये 5.83 है, तो 5.8 को हम 6 कर सकते हैं, राइट? वैसे ही ये हो गया आपका 10, और इस 1.25 को हम 1 लिखेंगे। पता है ना आपको ये किस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है? अब आपको यहां पे ये याद रखना है, राउंड ऑफ करते वक्त 6 और 5 इन दोनों के बीच मान लो ऐसा होता है, राइट? 6.1 यहां पे रहेगा, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और ये 5। सॉरी उल्टा हो गया मेरा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 और यहाँ पे होना चाहिए 6, राइट? ये यहाँ पे 6, तो 5.1, 5.2। तो राउंड ऑफ करते हो तो यहाँ पे एक रूल याद रखना है आपको कि आप ना इस 5.3 तक राउंड ऑफ कर सकते हो। मतलब 5.3 तक कोई नंबर है तो उसको आप 5 कर सकते हो, और 5.7 से आगे अगर कोई नंबर है तो उसको आप 6 करोगे। लेकिन यहां से लेकर यहां तक आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। यहां से लेकर यहां तक क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। सो आपको इसके आगे, मतलब 5.7 से आगे नंबर है तो उसको 6 कर दो, 5.3 से छोटा है तो आप उसको इधर 5 में लाके मतलब 5 कर दो उसको। उसके आगे नहीं करना है, मतलब उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा एरर आ जाएगी। उस टाइम पे क्या करना है ये बताऊंगा। लेकिन अभी तक क्या है, देखिए ये 5.8 मतलब 0.8 से आगे है, और ये 0.2 मतलब 0.3 से कम है। तो आपको देखना क्या है राउंड ऑफ करते वक्त, 0.7 से आगे होना चाहिए या फिर 0.3 से छोटा। अब ये है 0.7 से आगे और ये है 0.3 से छोटा, तो इसलिए मैंने इसको 6 और 1 में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये आपको समझ में आया? यस और नो बोलो एक बार, यस और नो बोलो, कम ऑन। राइट, बताऊंगा। मोलार मास ऑफ द कंपाउंड अभी दिया नहीं है, टेंशन मत लो। राइट, तो यहां पे वही लिखा है, नीचे जो लिखा है ये राउंडिंग ऑफ कैन नॉट बी डन बिटवीन 0.7 लाइक दैट। तो इसीलिए इसका जो मोलार मास आएगा ना बेटे, देखो सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, कार्बन के कितने हो गए 6, हाइड्रोजन के कितने हो गए 10, और ऑक्सीजन हो गया 1। सो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। काम खत्म, दिस इज द सॉल्यूशन। सो इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू लाइक दिस। चलो ये हो गया आपका पहला सवाल खत्म। जरा आगे वाला देखेंगे जिससे आपको और समझेगा, दूसरी वाली केस भी इसमें कवर हो जाएगी। फाइंड, देखिए आपको भूलना नहीं है, अब भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है बेटे, कि पहले हमको परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करना है, ये आपको याद होना चाहिए पूरा मगअप।
मास को फिर आपको नंबर ऑफ मोल से कन्वर्ट करना है, फिर इसका रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये भूलना नहीं है। तो चलिए, आपको फाइंड द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये परसेंटेज दिए हुए हैं। फिर से वही स्टेप्स। पहले क्या करना है आपको, लेट टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 100 ग्राम। ठीक है, ये बात तो बहुत ही आसान है, ये बात तो बहुत ही आसान है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो मासेस दिए ना इनके, इसको रीराइट करना है, राइट। मतलब परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को ये कर दिया हमने मास में कन्वर्ट, राइट। मास ऑफ द हाइड्रोजन वगैरह। उसके बाद है ये नाइट्रोजन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, ये भी आपको पता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे लिखूंगा नहीं मैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स वगैरह वगैरह। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, यही पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास, जो भी इसके आंसर आएंगे नीचे लिखे होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके नंबर ऑफ मोल्स यहां पर हाजिर है। तो क्या क्या है ये देखिए, 3.5, 15 और ये 2.7। तो अब राइट द रेशियो, ये जो भी आया है आपका रेशियो यहां पे लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स का 3.5 है, ये आपका 15 है, ये आपका 2.7 है। तो इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ना बेटे, ये 0.3 से बड़ा है और 0.7 से छोटा है। क्या ये आपको समझ में आया कि इसको क्यों नहीं राउंड ऑफ कर सकते? यस और नो बोलो एक बार, यस और नो बोलो। राइट, राइट। हाँ, राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे और वैसे ही लिख दोगे तो ये तो गलत होगा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला में डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए बेटे, क्योंकि ये रफ कैलकुलेशन ही है दरअसल। तो यहां पे क्या करना है आपको, इस रेशियो को किसी एक सुटेबल नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 से बढ़ के 30 हो जाएगा, या फिर 45। इतने तो हाइड्रोजन के एटम यूजुअली नहीं होते, तो इसलिए हमको क्या करना है, इसको छोटा ही करना है। तो 3 से डिवाइड क्यों किया, ऐसे डिवाइड करो कि ये जो आपका होल नंबर ऑलरेडी है वो डेसिमल पॉइंट में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, राइट। मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 से डिवाइड किया। इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1.16 हो जाएगा। ये देखो, ये बच्चे ने यहाँ पे और गलती कर दी, ये ऐसे गलती कर देते हैं, क्यों गलती कर दी पता नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, ये देखिए, ये गलती ये कर दी बच्ची ने, पॉइंट होना चाहिए। आप लिखते वक्त ऐसी गलतियां मत करो, मत करो, राइट। तो चलिए, सो अब 1.16 ये और ये, अब इसको और इसको, इन दोनों को राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो दिस इज राउंडेड ऑफ टू 1, 5 को तो राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, और 0.9 इज राउंडेड ऑफ टू पॉइंट, सॉरी 0.9 इज राउंडेड ऑफ टू 1। सो आपका क्या बन जाता है, C1H5O1। सो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या ये आपको समझ में आया, CO5H इंपेरिकल फॉर्मूला? यस और नो बोलो एक बार, कमान। 2 सवाल मैंने आपसे करवाए हैं, क्या दोनों के दोनों आपको समझ में आए? बोल दो यस, यस, यस। बहुत ही आसान है। अब आगे क्या करना है, मोलार मास देना क्यों है, उससे क्या होता है, ये सब आगे देखेंगे हम, लेकिन खैर अब तक इतना। तो पहले तो इनको लिख लो बेटे। चलो, किसको किसको लिखना है आपको, कहां से लिखना है, ये यहां से लिखना है। आप क्या स्क्रीनशॉट लेते हो ना और लिखते हो, या फिर ऐसे ही लिखोगे? चलो, जिसको स्क्रीनशॉट लेने वो ले ले।
चलो, तो अब पहले से लगाता हूं मैं, जिनको जैसा लिखना है वैसा लिखेंगे। ये वो इसी का कंटिन्यूएशन है थोड़ा बहुत, देखिए। देखिए, आपको अभी तक दिया हुआ था जो कुछ भी परसेंटेज से आपको निकालना था इंपिरिकल फॉर्मूला। अब इंपिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है ये आपको समझना है। आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, बस समझ लो, बाद में पता चल जाएगा। और चलिए, यहां पे भी गंदगी फैला रखी है, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन दिस अप। तो इसको इधर, और व्हाट इज n? बेटा n तो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला वेट। इसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। राइट, एक ही मिनट, मुझे एक ही मिनट थोड़ा माफ कर दो। molecular formula is n into empirical formula, where n is molecular formula weight upon empirical formula weight। क्या है मतलब, आपके पास मान लो C2, मान लो आपके पास C2H6 है, तो आप इसका जो मोलार मास निकालते हो ना, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब ये कहां से निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकाला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो वेट निकाला उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका आता है CH3, तो इससे आप इसका जो वेट निकालोगे, मतलब 1, यहाँ पे 1 है, इंटू 12 प्लस 1 इंटू 3, मतलब ये 1 है मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे जो निकलेगा इसे बोलते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट derived from molecular formula, and this is empirical formula weight derived from empirical formula। तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि इस बंदे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, तो उसी तरीके से इस वेट को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा। सही या गलत बोलो एक बार, आएगा ना? यस और नो, दोनों की दोनों चीजें आपको समझ में आई क्या? राइट, बोलो बोलो राइट। हाँ, तो सिंपल सी बात है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला के n टाइम्स होता है। तो सिंपल सी बात है, जब आप इंपिरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। सही है ना? तो मतलब आपको क्या होगा, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट देंगे, जिसे कि मोलार मास भी कहते हैं। इंपिरिकल फॉर्मूला वेट आप इंपिरिकल फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब इन दोनों के रेशियो से n निकलेगा, और इस रेशियो से अगर आप इंपिरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। मतलब क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज से आप निकालोगे इंपिरिकल फॉर्मूला। राइट, क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट भी दिया होगा, यानी मोलार मास दिया होगा, तो आप क्वेश्चन में ये दिया है ये दोनों। अब क्वेश्चन में अब देखिए, आंसर में इंपिरिकल फॉर्मूला निकाला, इससे आप इंपिरिकल फॉर्मूला वेट निकाल सकते हो। अब ये वेट दोनों निकल गए, तो इससे इन दोनों के रेशियो से आपको मिलेगा n, और जब ये n निकलेगा तो इस n को इंपिरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दिया है, इसकी जगह पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही देते या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही देते। ऐसा नहीं होता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास फाइंड आउट कर सकते हैं हम। देयर आर अदर मेथड्स,
विदाउट नोइंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली मोलार मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में समझेंगे। इसका मतलब है, फिर से आया मैंने जो बताया था कि इस चैप्टर का या फिर इस टॉपिक का क्या मतलब है या क्या यूज है। आपको कहीं से सैंपल उठाना है, सैंपल उठाने के बाद इसका आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, उसके बाद इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है परसेंटेज फाइंड आउट करना। जब परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो उससे आपको इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के बाद आपको एन फाइंड आउट करना है, जो कि होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला वेट। इंपिरिकल फॉर्मूला वेट तो इससे आता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट ना हमको एक्सपेरिमेंट से मिल सकता है विदाउट नोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी तक हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं उसका, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट से हम निकाल सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से निकाल सकते हैं। तो एन फाइंड आउट करने के बाद इस एन से इंपिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मान लो ग्लूकोज हो तो उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस मिट्टी में ग्लूकोज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रुक्टोज का भी है। अब फ्रुक्टोज है या ग्लूकोज है, ये ढूंढने के लिए उनका स्ट्रक्चर डिटेल में देखना पड़ता है। वो स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। केमिकल इंजीनियरिंग में हमको ये डेली दिन में 2 स्ट्रक्चर निकालने, एक्सपेरिमेंट्स करने के होते थे। हर रोज लैब में जाकर डेली 2 स्ट्रक्चर्स को इस सैंपल से उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करके, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके, इंपिरिकल फॉर्मूला ढूंढ के पूरा स्ट्रक्चर निकालना, ये ऐसा हमको 3 घंटे में 2 कंपाउंड के लिए करना पड़ता था। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके लिए बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए आपको, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चर निकालना ये बहुत 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 ही डिटेल स्टेप है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर निकालने के लिए ना, ये इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, इधर OH, फिर इधर OH, ये सब चीजें बाद में आपको धीरे धीरे, अब 100% नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा है, 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने दिया है वेयर MF का मतलब क्या है, EF का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ लेना। इस एन को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड टू हैव फॉलोइंग कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन दिया है आपको, परसेंटेज बाय मास है आपको से। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मोलार मास 96 ग्राम है गिवन। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि ये परसेंटेज का एडिशन कितना होता है, 5 और 3 7 और 2 9, 90 होता है, लेकिन परसेंटेज का एडिशन तो 100 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि 10% बचे। जब 10% या फिर 12% कम होता है तो मान लेना है कि वो बचे हुए 10% कुछ नहीं, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कुछ नहीं। तो इसमें और एक एलिमेंट होगा, वो है ऑक्सीजन, यानी कि 10% अगर बचते हैं तो गिवन मोलार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज 96 ग्राम। परसेंटेज हर एक के दिए हुए हैं 50, 30, 20। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है भैया? लेट टोटल मास। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई होनी चाहिए, लेकिन ठीक है मैं लिख देता हूँ बाद में। लेट टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 100 पकड़ना है आपको, यानी कि हर एक का मास 50, 30, 20 आ गया। यहाँ पे एक गलती कर दी इन्होंने, इसने ही कर दी। यहाँ पे ना रिमेनिंग परसेंटेज इज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 10 ग्राम, ये लिखना चाहिए। तो मास फाइंड आउट करने के बाद हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, कार्बन के मोल्स, नाइट्रोजन के मोल, हाइड्रोजन के मोल। तो इसने तो गलती कर दी है, फाइंड आखिरी तक इसने गलती कर दी है बच्ची ने, मुझे देखने दो। गलती हो गई, सच में हुई है क्या? अरे नहीं कोई गलती नहीं है, नहीं कोई गलती नहीं, 20% है ना, मुझसे ही गलती हुई, मुझसे गलती। ये जो है ना, इनका एडिशन 100% हो रहा है ना। अगर ये 10 होता ना, ये 10 तो 90 होता, और 10 बचा मतलब वो ऑक्सीजन होता है, बचा हुआ ऑक्सीजन होता है। लेकिन यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है, तो सो नो प्रॉब्लम, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है ही नहीं, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है ही नहीं। चलिए कोई कंफ्यूजन है क्या? मैंने जो कुछ भी बोला यहाँ पर अभी तक जो बोला उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? यस और नो बोलो।
हाँ आपने बताया था, मैंने देखा नहीं आपकी कमेंट की तरफ, बहुत अच्छे। चलिए तो चलते हैं आगे। लेट टोटल मास, तो आपको तो पता ही है ये स्टेप्स, बस एक ही स्टेप ज्यादा करनी है हमको, वो है मोलार मास फाइंड आउट करना है। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स, ये है इनके नंबर, देखिए ये है इनके नंबर ऑफ मोल, कार्बन नाइट्रोजन, पता है आपको कैसे निकालने, ये इनका रेशियो लिख लेते हैं, ये है इसका 4.1, ये चलिए यहाँ पे सभी को आप राउंड ऑफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये 0.3 और 0.7 से कम है, सो राउंड ऑफ कर दिया, इसको 4 में, इसको 2 में और इसको 20 में। लेकिन इसको आप और छोटा कर सकते हैं ना बेटे, इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन गया 2, ये बन गया 1, ये बन गया 10। तो आपका फाइनल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2:1:10 आया। तो इसीलिए आपका इंपिरिकल फॉर्मूला आ जाता है ये, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2:, सही है ना, तो एक बार देखने दो मुझे, 2:, हाँ 2:1:10 है, सो नो प्रॉब्लम। आपका इंपिरिकल फॉर्मूला आ जाता है C2N1H10। तो इससे हम आसानी से इंपिरिकल फॉर्मूला वेट निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट निकालते हैं, वैसे इंपिरिकल फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला वेट। इसको 2:12, 14:1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और ये हाइड्रोजन का 10:1, सो 48। इसको ग्राम लगा दो या न लगा दो, दोनों को ग्राम में ले लो, EFW और MFW को, या फिर दोनों को मत ले लो, नो प्रॉब्लम। तो n निकालो उसके बाद, n क्या है, MFW अपॉन EFW, तो ये देखिए n आया आपका 2, n कितना आया 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला, n आया आपका 2, इंपिरिकल फॉर्मूला C2N1H10 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूला है। तो सिंपल सी बात है, इस 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर वाले को, तो ये 2 × 2 4, 2 × 1 2 और 2 × 10 20। सो इस तरीके से ये आया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, क्या आपको ये भी समझ में आया? यस और नो बोलो एक बार, यस और नो। अब क्या करो, आप ना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टाइम अभी कम है। एक काम करते, या फिर इसको हम कल लिख लेते बेटे, राइट, वी विल राइट इट टुमारो। ओके, बाय बाय।